केतु ग्रह आखिर है क्या? ये डिटैच कर रहा है, ये क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहा है, या ये कंफ्यूज कर रहा है? केतु मूल है, आत्मा है। ज्योतिष में ऐसी बात है कि हम ज्योतिष को नहीं चुनते हैं, अपितु ज्योतिष ही हमें चुनता है। 7th हाउस में केतु है तो शादी में डिटैचमेंट ले आता है, शादी में परेशानियां ले आ जाता है। लग्न में राहु है, सप्तम में केतु है, तब दिक्कत आ सकती है, तब आपका डिटैचमेंट हो सकता है। संतान से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि केतु पंचम भाव में बैठ के संतान से रिलेटेड एक चिंता, रिलेशनशिप हो या शादी हो, इसमें हर राशि के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा सा उनको ध्यान रखने की जरूरत है या थोड़ा स्पेस देना है। तो ईस्ट जो है वो कुंडली से भी पता किए जा सकते हैं, या हमारी भक्ति किस डायरेक्शन में जा रही है उससे पता किया जा सकता है? तो मुझे नहीं लगता कि कुंडली से देखकर आप कोई इष्ट बना सकते। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं इस समय में। कोहली और अनुष्का शर्मा की रील की वो वृंदावन आए थे, संत शिरोमणि प्रेमानंद जी के दर्शन किए उन्होंने। अब उस पर कितनी बातें हुई, कितने रील हमने देखे। तो वो क्या था, धनु लग्न है विराट कोहली का। अच्छा, ठीक है, नवम भाव में ट्रांजिट हुआ है केतु का। अचानक से देखो उन्होंने संन्यास लिया, है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, क्या कहा है कृष्ण ने गीता में, यही कहा है ना। क्योंकि धन मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, क्योंकि दूसरा भाव धन का भी है कि अष्टम जब भी राहु या केतु आते हैं ना, तो आपको दूसरों का असली फेस दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं राहु के अगले भाग की, यानी कि केतु ग्रह की। अब केतु ग्रह के बारे में वैसे तो बहुत अलग अलग बातें जो है वो सोसाइटी में चलती रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि केतु आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करता है, हालांकि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि केतु आपको सांसारिक चीज़ों से डिटैच कर देता है। लेकिन ये सारी बातें किस हद तक सही हैं, और इन सारी चर्चाओं के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक जानी मानी ज्योतिषाचार्य आचार्य ऋतु जी। नमस्कार मैम। जय श्री महाकाल। ऋतु जी वैसे तो बचपन से ही ज्योतिष में गहन रुचि रखती हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से उन्होंने लगभग बहुत सारे लोगों को अपने ज्योतिष ज्ञान के थ्रू एक सही डायरेक्शन दिया है, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया है, या ये कहें कि उनको ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से लड़ने की शक्ति दी है। तो ऋतु जी, अब जो हमारा आज का पूरा टॉपिक है जो कि केतु ग्रह के ऊपर है, सबसे पहले हमें ये बताइए कि केतु ग्रह आखिर है क्या? ये डिटैच कर रहा है, ये क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहा है, या ये कंफ्यूज कर रहा है? बिल्कुल, केतु की अगर हम बात करें ना, तो केतु हमारी आत्मा है, अध्यात्म है। ईश्वर से जब हम कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो केतु की वजह से जुड़ते हैं। केतु को लोग कहते हैं डिटैचमेंट का कारक है। केतु का अर्थ है कैंची, क्योंकि जिस भी भाव में रहेगा तो उस पर कैंची चल जाती है, जिन आप उससे विरक्त हो जाते हैं, उस भाव से। जो भी आपकी आकांक्षा, जो आपकी इच्छा, जुनून जो आपका है, उससे आप विरक्त होने लगते हैं जब केतु की दशा, महादशा या गोचर में आपकी जो जन्म पत्री है उसमें केतु की ऐसी स्थिति होती है। लेकिन मुझे लगता है कि 9 के 9 ग्रहों में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है और सबसे खूबसूरत ग्रह है तो वो है केतु। क्योंकि केतु अगर अच्छा नहीं है तो आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, और जब आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे, तो फिर तो सब बेकार है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि केतु मूल है, आत्मा है। तो जो ये कहा जाता है कि जिन भी लोगों का केतु अच्छा होता है वो अक्सर लोग ज्योतिष में देखे जाते हैं, ये क्या बात सच है? बिल्कुल, देखिए ज्योतिष और सब्जेक्ट से और विधाओं से बहुत अलग है, क्योंकि और विधाओं को हम चुनते हैं। ठीक है, आप जैसे लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लीजिए, फिलॉसफी के हैं, साइकोलॉजी के, सब में आप गहन स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और फिर आप उसको अपना करियर चूज करते हैं। लेकिन ज्योतिष में ऐसी बात है कि हम ज्योतिष को नहीं चुनते हैं, अपितु ज्योतिष ही हमें चुनता है। तो यहाँ पर एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ईश्वर के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है, कितनी कनेक्टिविटी है, उसके बाद ही आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। तो यहाँ पर केतु महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अगर केतु अच्छा नहीं होगा तो आप ईश्वर से ही नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि हम जब किसी की कुंडली पे देखते हैं तो ठीक है, स्टडी करते हैं ग्रह, नक्षत्र, गोचर सबकी, लेकिन जो हमें ईश्वरीय संदेश मिलता है एक, हम उसको ही आगे प्रेषित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कभी आप देखो जन्मपत्री में जो ग्रह बोलते हैं उससे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होता है। और कभी कभी आप देखिए सबके सारे ग्रह नीच के हैं, फिर भी वो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का कनेक्शन तब उस कंडीशन में हमारी भाषा, हमारी वाणी, जिसको हम कहते हैं ना, ज्योतिषियों को क्यों दैवज्ञ कहते हैं, तो दैवज्ञ इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनका केतु बहुत प्रबल होता है। जितना प्रबल केतु होगा आप उतने अच्छे ज्योतिषी हैं, उतना अच्छा इंट्यूशन है आपका, उतना अच्छा प्रेडिक्शन है। तो एक चीज़ मैं और इसमें आपसे जानना चाहूँगी कि इससे पहले कि हम जो है गोचर का प्रेडिक्शन जानना शुरू करें 12 राशियों पे, जैसे ये माना जाता है कि राहु और केतु जब आपके
लग्न में और आपके सप्तम भाव में आ जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि 7th हाउस में केतु है तो शादी में डिटैचमेंट ले आता है, शादी में परेशानियाँ ले आ जाता है, क्या ये बातें सच हैं? देखिए ये भी ना कंडीशनल है। अच्छा। अगर आपका पार्टनर ठीक है केतु से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टेड है, जैसे ईश्वर को मानने वाला है, अगर आपके लग्न में राहु है, सप्तम में केतु है और पार्टनर आपका स्पिरिचुअल है, ठीक है, सारी रिचुअल्स फॉलो करने वाला, तो फिर ये वाला जो सिद्धांत है वो कैंसिल हो जाता है। फिर तो आपकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस ये एक कंडीशन है, अगर सप्तम में केतु है तो बिल्कुल ज़रूरी है कि आपके पार्टनर को पूजा पाठ या ईश्वर से कहीं ना कहीं जुड़ना है, तो यहाँ पर फिर वो स्थिति नहीं रहती है, फिर आपका डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत मौज मस्ती वाला, बहुत ज़्यादा अलग टाइप के लोग होते हैं, तब दिक्कत आ सकती है, तब आपका डिटैचमेंट हो सकता है, तब आपकी डिवोर्स की स्थिति बन जाती है। तो जो भी लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं और जिनका केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वो ये देख लें कि पार्टनर कितना स्पिरिचुअल है, तो शादी कितनी लंबी चलेगी। हाँ बिल्कुल, ये एक कंडीशन है, अगर ये देख लेते हैं, अगर पार्टनर स्पिरिचुअल है, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ही करे, लेकिन आंतरिक रूप से भी स्पिरिचुअल है, ठीक है ना, ईश्वर को मानने वाला है, तो आपकी शादी अच्छी चलेगी। इसके अलावा एक चीज़ जो हम और इसमें जानना चाहते हैं, क्योंकि केतु को आपने बताया कि केतु जो है वो हमें डिटैचमेंट के अलावा हमारे इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, तो क्या केतु जब बाकी ग्रहों के साथ बैठता है, उसमें कोई ऐसा ग्रह है जिसके साथ अगर केतु बैठा है तो ज़िंदगी जो है वो आपकी तहस नहस होने वाली है? हाँ देखिए, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके साथ अगर केतु बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। जनरली केतु किसी के साथ भी ना, अकेला जब केतु बैठता है ना तो वो सबसे अच्छा योग है। अकेले केतु बैठते हैं तो आपकी कुंडली में फिर वो अच्छा योग है। गुरु के साथ अगर केतु बैठ गए तो बहुत अच्छा योग है, आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल होते हैं, ईश्वर की शक्ति आपके साथ रहती है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती है। इसमें गुरु की दृष्टि भी हम काउंट करेंगे? गुरु की दृष्टि भी काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर युति की अगर हम बात करें तो अगर युति में आपके गुरु और केतु है तो बहुत अच्छा है। शनि केतु भी अच्छे होते हैं। शनि केतु को हम इसलिए अच्छा कहते हैं कि वो बहुत ऑकल्ट की तरफ, ज्ञान की तरफ, ज्योतिष की तरफ आपको ले जाते हैं। तो जनरली आपने ज्योतिषियों की कुंडली में देखा होगा कि शनि और केतु की युति है, इवन मेरे भी अष्टम भाव में शनि और केतु है, तो ये आपको गूढ़ विद्या की तरफ, गूढ़ ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करते हैं सीखने के लिए। लेकिन यही केतु अगर मंगल के साथ बैठते हैं तो अंगार योग हो जाता है आपकी कुंडली में, वो थोड़ा सा अच्छा हम नहीं मानते हैं, क्योंकि बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं लोग, ऐसे अननेसेसरी गुस्सा, कन्फ्यूजन, ये स्थिति आ जाती है। तो जब भी केतु के साथ मंगल बैठते हैं, हालांकि केतु मंगल को कहा जाता है कि दोनों की जो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके साथ में युति को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि अंगार दोष की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कुछ ऐसे शुक्र के साथ केतु को भी बहुत अच्छा नहीं मानते हम, क्योंकि शुक्र देखिए बहुत एक सुख साधनों वाला ग्रह है, आपके लव रिलेशनशिप के लिए हम कहते हैं शुक्र, और कहाँ केतु डिटैच करता है, तो केतु और शुक्र बैठ गए तो भी आपका अफेयर नहीं चलेगा, ब्रेकअप हो जाएगा, इस तरह की स्थिति आ जाएगी। अगर सप्तम भाव में बैठ गए तो शादीशुदा लाइफ आपकी अच्छी नहीं है। तो इस तरह से कुछ ग्रह हैं जिनके साथ मोस्टली मंगल और शुक्र को हम देखते हैं कि केतु के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। एक चीज़ और इसमें हमारे पास कई बार हमें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि जब राहु की महादशा में रिजल्ट आपके बहुत ख़राब आ रहे हैं तो आप केतु को भी एक बार देख लीजिए कि केतु की पोजीशन कहाँ है, केतु कैसे इम्पैक्ट देते हैं। तो यहाँ पे हम केतु को कैसे देख सकते हैं कि केतु कैसे रिजल्ट देने वाला है? देखिए राहु की महादशा में, क्योंकि हमेशा एक्सेस पे रहते हैं, 180 डिग्री पे रहते हैं, आमने सामने रहते हैं, तो राहु जब बदलते हैं तो केतु भी ऑब्वियसली साथ साथ बदलते हैं, ठीक है। अब दोनों में लेकिन कितना अंतर है, देखिए राहु अटैचमेंट देते हैं, केतु डिटैचमेंट देते हैं, है ना। राहु भ्रम पैदा करते हैं, केतु आपको ईश्वर से जोड़ते हैं। और राहु किसी भाव के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति आपके अंदर एक जुनून पैदा कर देते हैं, एक बहुत ज़्यादा इच्छा पैदा करते हैं, और केतु उसी भाव से, उसी संबंधित चीज़ों से आपको डिटैच करते हैं, है ना, उससे आपको अलग कर देते हैं, विरक्त कर देते हैं, मतलब कहते हैं वैराग्य भाव। तो ये बहुत डिपेंड करता है। अब देखिए 11th में अगर आपके केतु है तो आप राहु है तो आपके पंचम में केतु होगा, तो फर्क पड़ता है, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे, तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो इस तरह से कभी कभी आप देखते हैं अगर हम केतु को प्रबल करने लगते हैं तो राहु की स्थिति भी कुंडली में पॉजिटिव होने लगती है, हाँ बिल्कुल होने लगती है। तो इस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए, और डिपेंड करता है ना इंडिविजुअल कुंडली पर, आपकी पर्सनल क्या बर्थ चार्ट है, कहाँ प्लेसमेंट है ग्रहों का, क्या दशा है, गोचर है, उसके बाद ही प्रेडिक्शन प्रॉपर हो पाती है।
तो यानी कि अगर राहु की महादशा में जो भी लोग कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, क्योंकि राहु भी बहुत बार ऐसा भी करता है कि आपको बिल्कुल आसमान से ज़मीन पर लेके आ जाता है, तो अगर हम केतु को वहाँ पे मजबूत कर ले तो बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि राहु आपको दिए जा रहा है और आप इकट्ठा करते जा रहे हो, संचित करते जा रहे हो, उसका त्याग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको इधर से लेना है, इधर से देना भी है। बैलेंस कैसे होगा? किसी भी चीज का अगर आप संचय करते जाओगे, उसको आप दूसरों को बांटोगे नहीं, शेयर नहीं करोगे, तो वो चीजें फिर दिक्कत देती हैं। तो ये बैलेंस है, दोनों राहु और केतु दोनों को बैलेंस करके अगर आप चलते हैं तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आगे ऋतु जी हम बात करते हैं अब हमारे गोचर फल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए जो केतु का गोचर है वो किस तरह के रिजल्ट देने वाला है, कहाँ पे केतु जा रहे हैं और कौन से जगह है जो मेष राशि वालों को ध्यान रखने देखिए मेष, यहाँ पे मैं एक बात और बताऊंगी, मेष लग्न है आपका या राशि है, दोनों के लिए ही फल सेम होते हैं। तो अगर आपका लग्न है तो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, और मोस्टली मैं अगर आपको कहूँ तो लग्न ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपका मेष लग्न है तो उस हिसाब से आपके पंचम भाव में केतु का गोचर हुआ है 18 मई को। तो अब पंचम भाव हमारा क्या क्या है, आप देखिए, संतान भी है, हमारा पास्ट लाइफ भी है, स्टमक भी है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, मोस्टली आपका अफेयर, रिलेशनशिप। तो और पंचम भाव में हम कहते हैं ना, केतु जब होता है, अगर लगन कुंडली में होता है तो वो पास्ट लाइफ को कहीं ना कहीं आपके उसका संकेत हमें मिलता है कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हुए हैं, उसका क्या फल आपको इस जीवन में मिल रहा है, वो हम पंचम भाव से देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेष राशि वालों के लिए। उनका ये पंचम भाव जब एक्टिवेट होगा तो उनको चीज़ें ना, उनको रियलिटी दिखने लगेगी, रियलाइज होगी कि हमें, मान लो वो एक कोई कार्य कर रहे हैं निरंतर, अचानक से उसके प्रति अरुचि हो जाएगी, अचानक से उनका मूड चेंज हो जाएगा, रुचि चेंज हो जाएगी। और संतान से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि केतु पंचम भाव में बैठ के संतान से रिलेटेड एक चिंता है ना, किसी तरह की चिंता, संतान के भविष्य की चिंता, अचानक से चिंता शुरू हो जाएगी। बच्चों को भी लगेगा कि ये पेरेंट्स अचानक से क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा। अफेयर आपका अच्छा खासा चल रहा है, अचानक से ब्रेकअप हो गया, तो ये स्थिति है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी तो पड़ रही है ना पंचम भाव पे। लेकिन यहीं पर 11th का राहु हम सबसे अच्छा मानते हैं, हम कहते हैं कि कुंडली के सारे दोषों को खा जाता है अगर आपके 11वें भाव में राहु है। ये सबसे अच्छी पोजीशन है राहु की। तो यहाँ पर राहु आपको काफ़ी कुछ दे रहा है, क्योंकि लाभ भाव है, ठीक है ना। और काल पुरुष की कुंडली में भी अगर हम देखें तो जब हम काल पुरुष की मेष लगन की कुंडली है, तो जो प्रेडिक्शन काल पुरुष की कुंडली का है वही सेम हमारे मेष लगन वालों का है। तो आपको लाभ भी बहुत मिलेगा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है या बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो वो भी इस समय बनेगा। तो दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें इनको ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आपका रिलेशनशिप है तो उसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि देखो इस भाव में केतु आ गया, अब हमें इससे धीरे धीरे थोड़ा सा अपना ध्यान कम करना है ना, तो फिर वो चीज़ें चल भी जाएंगी। अगर आप 24 घंटे सिर्फ अपने रिलेशनशिप के बारे में ही सोचेंगे या बच्चों पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो दिक्कतों हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। तो एक ये स्थिति, इसको एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ लीजिए तो फिर काफ़ी चीज़ें ठीक ठीक चलती हैं। और भगवान गणेश की अगर आराधना करते हैं, खासतौर से मेष लग्न वालों के लिए, तो वैसे भी केतु के लिए गणेश जी की पूजा सर्वोपरि है, बहुत अच्छी है। गणेश जी के अगर हम नाम लेते हैं, गणेश जी का कोई भी वंदना करते हैं, गणेश चालीसा पढ़ते हैं, तो केतु कुछ नहीं बिगाड़ता है। तो मेष अगर लग्न की बात करें तो अच्छा भी है इनके लिए, और शिक्षा के लिए इनके लिए अच्छी बात है। अगर बहुत समय से ये कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय है, और इनको जो इन्वेस्टमेंट है उसका लाभ मिलेगा। तो मेष राशि कुल मिला के अच्छा है, कुछ ऐसा बुरा नहीं है। थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो उनके लिए अच्छा समय, ये गोचर अच्छा जाएगा। मतलब 7.5 से जो लोग परेशान हैं अभी केतु के गोचर के बाद, ये मान सकते हैं कि कुछ हद तक कुछ चीज़ों में राहत उनको मिल रही है, क्योंकि 7.5 का प्रथम चरण है उनके अभी। और शनि की राशि में केतु, वो राहु गए हुए हैं, तो थोड़ा सा शनि के उपाय भी ये करते रहें। सबसे बड़ी बात है अपने कर्म को ठीक रखें, तो ये गोचर उनको अच्छा फल देने वाला है। इसमें ऋतु जी एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आपने रिलेशनशिप को लेकर बात करी है। अब जो लोग रिलेशनशिप को शादी तक लेके जाना चाहते थे, उन्हें क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए? देखिए, उन्हें मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अगर रुक सकते हैं तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ना गुरु भी अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, ठीक है। और पंचम में केतु, अगर शादी का योग बन भी जाएगा ना, तो हो सकता है बाद में शादी के बाद छोटी छोटी बातों पे मतभेद शुरू हो जाएं। तो अगर वो रुक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुक सकते हैं तो कुछ केतु के उपाय करके शादी करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब गोचर योग बना है शादी का अगर, तो फिर तो होके रहेगी शादी, है ना। लेकिन एक बार कुंडली का एनालिसिस अगर करवा लेते हैं, पार्टनर का भी देख लेते हैं केतु की क्या पोजीशन है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं जी।
तो मेष राशि वालों को उपाय के तौर पर एक तो आपने बताया कि गणेश जी की उपासना करें, कुछ और चीज़ है जो इनको ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, मेष के जो मेष राशि के लॉर्ड होते हैं ना मंगल, तो उनको हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। हनुमान जी को नियमित रूप से चोला चढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, सिंदूर और चमेली का तेल। और अगर ये बजरंग बली के मंदिर में एक लाल रंग का झंडा चढ़ा दें तो भी केतु वैसे भी झंडे का कारक भी होता है ना, तो अगर ये चढ़ाते हैं तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये हनुमान जी की पूजा करें। और गणेश आराधना तो देखिए 12 की 12 राशियों के लिए मैंने आपको बताया कि केतु का ट्रांजिट अगर आपको अपने लिए बेनिफिशियल करना है तो आप गणेश जी की आराधना कीजिए। ठीक है। और जो ये चोला चढ़ाना है ये कभी भी चढ़ाया जा सकता है? ये अगर ट्यूसडे को चढ़ाते हैं तो अच्छी बात है। तो ऋतु जी, अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए केतु का जो ट्रांजिट है वो 4th हाउस में हो रहा है। वृषभ राशि के लिए केतु का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है? मिला जुला रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा? कुछ चीज़ों में अच्छा रहेगा, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। कि देखिए, जो दिक्कत वाली बात है ना, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव हम मानते हैं, तो यहाँ पर जब केतु आते हैं तो माता के स्वास्थ्य को लेकर इनको चिंता हो सकती है, थोड़ी परेशानी हो सकती है। और 4th हाउस का केतु ना कुछ चीज़ों में हम मानते हैं कि एग्रेशन बढ़ जाता है ना, कन्फ्यूजन लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो आपको सपोर्ट अभी तक मिल रहा था आपके दोस्तों से, कहते हैं ना कि जनता के सपोर्ट का हाउस भी चौथा होता है। अगर हम खास तौर से पॉलिटिशियंस की बात करें तो अगर उनमें कोई वृष लग्न के हैं तो अचानक से उनकी जो एक जनता की तरफ से उनको जो प्यार मिल रहा था, जो सपोर्ट मिल रहा था, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ केतु डिटैच कर देते हैं। तो आपको लगेगा कि आपके मित्रों का स्वभाव बदल गया है। और हम सुख भाव भी बोलते हैं, तो सुख भाव में जब केतु आ गए तो सुख से तो विरक्त कर देंगे आपको, तो फिर ये थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन राहु क्योंकि दशम में रहेंगे तो करियर में आपकी अच्छी ऊंचाइयां मिलेंगी, सक्सेस मिलेगा, आपको प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर करा सकता है केतु, लेकिन ट्रांसफर भी प्रमोशन के साथ करा सकता है। तो यहाँ पर राहु का गोचर तो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि दशम का राहु बहुत अच्छा मानते हैं हम। लेकिन चतुर्थ केतु परिवार से जब दूर करेगा, प्रमोशन होगा तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ जाए। तो ये कुछ स्थितियां ऐसी आएंगी कि मिला जुला ही हम कह सकते हैं, अच्छा बुरा दोनों कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मोह कम करना पड़ेगा फैमिली के प्रति, परिवार के प्रति। माता का पूरा ध्यान रखें और माता की सेवा करें तो बहुत अच्छा है। अगर माता की आप सेवा करते हैं तो आपको केतु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो पारिवारिक जीवन तो आपने हमें बता दिया, इनको भी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को लेकर कुछ ध्यान रखना चाहिए? हाँ, देखिए, मैरिड लाइफ के लिए ना देखा जाए तो सभी राशियों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि गोचर सिर्फ राहु केतु की अगर हम बात कर रहे हैं ठीक है, बट सूर्य का वर्ष चल रहा है, सूर्य राजा है, मंत्री सूर्य है, साथ ही साथ गुरु का जो गोचर है अतिचारी अवस्था में, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो रिलेशनशिप हो या शादी हो, इसमें हर राशि के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा सा उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, या थोड़ा स्पेस देना है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है ना। अगर आप स्पेस देते हैं सामने वाले को तो इतनी दिक्कत नहीं है, आपका ठीक ठीक टाइम जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। मेन है कि आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, तो घर के प्रति जो आपका एक बहुत ज़्यादा मोह है ना, अटैचमेंट है, उसको थोड़ा सा कम करिए। तो वृषभ राशि वालों को उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? वृषभ राशि के देखिए, जो हम कहते हैं ना लॉर्ड हैं, तो वृषभ राशि वालों को चंद्रमा, अगर वो पूर्णिमा के दिन फास्ट कर सकते हैं या फिर भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करें सोमवार के दिन तो बहुत अच्छा है। और वृषभ राशि में क्योंकि चंद्रमा उच्च का होता है इसलिए, और इसके जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्र, तो इनको जैसे आजकल बहुत बात हो रही है कि भाई ऐसा शुक्र के उपायों की बात बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, तो मुझे लगता है कि इनको ना किसी भी रूप में शहद कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा पान पे रख के शहद पहले देवी माता को अर्पित करें, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही शुक्रवार के लिए ये थोड़ा सा केसर और हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें, शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दें। तो ये छोटे छोटे उपाय करके, और इसके साथ ही देखिए चैंटिंग तो होती है हमारे यहाँ, जो सबसे बेस्ट उपाय होता है वो मंत्र, और केतु को साधने के लिए देवी दुर्गा के मंत्र बहुत काम करते हैं। तो अगर दुर्गा चालीसा आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, देवी दुर्गा का कोई भी मंत्र आप करना शुरू कर दीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये कोई भी कर सकता है, ये कोई भी राशियों के अलावा हाँ, कोई भी इंसान इसको कर सकता है। जी, तो ऋतु जी अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में गुरु आ चुके हैं, वैसे ही हम बात कर रहे हैं अतिचारी हो गए हैं। अब केतु जो है मिथुन राशि के लिए थर्ड हाउस में आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है?
देखिए केतु थर्ड हाउस में आ गए हैं, तो अब वही देखिए कॉन्सेप्ट वही चल रहा है कि जिस भी भाव में आए हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों से मोह कम कर दीजिए। एकमात्र उपाय है आपका, नहीं तो जब वो कम कराएंगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। क्योंकि भाई देखिए राहु और केतु जब अपने तरीके से चीज़ों को करवाते हैं, और अगर हम पहले ही समझ लें, आप देखो ज्योतिष में उपाय होते हैं छोटे छोटे, है ना, कि अगर हमें दिख रहा है किसी का एक्सीडेंट दिख रहा है तो हम कहते हैं जाओ ब्लड डोनेट कराओ, ठीक है, हॉस्पिटल का पानी पी लो, हॉस्पिटल में थोड़ी देर बैठ के आ जाओ, वहाँ से कुछ खरीद के खा लो, क्योंकि दिख रहा है ऐसा। तो यही चीज़ है, अब हमें दिख रहा है कि थर्ड हाउस मतलब हार्ड वर्क का तो होता ही होता है, सिबलिंग्स का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो हो सकता है आपके भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन थोड़ा सा ख़राब कर दे, और भाई बहनों की लाइफ में तकलीफ आ सकती है, उनको करियर संबंधी प्रॉब्लम, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम, तो आप सिबलिंग्स को लेके थोड़ा चिंता में रहेंगे, परेशान रहेंगे। और हार्ड वर्क में केतु बैठ गए हैं तो मन नहीं करेगा करने का, ठीक है, करना है, टारगेट आपको दिख रहा है लेकिन नहीं कौन उठे, क्योंकि केतु कहता है छोड़ो जाने दो, छोड़ दो, कल देखेंगे, टालने वाला ग्रह, और राहु कहता है अभी अभी तुरंत अभी चाहिए। चला गया भाग्यस्थान पे। राहु चला गया नवम भाव भाग्यस्थान पे। अच्छा ये भी आप देखिए, क्योंकि जब भाग्यस्थान पे राहु होता है तो उस टाइम पे आपको जुनून तो होता है ईश्वर के प्रति, आपका बढ़ता है, लेकिन वो तरीका बड़ा गलत हो जाता है। आपने देखा है ना, धर्म स्थान पे जाके लोग सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रोज आपको किसी न किसी मंदिर में दिखेंगे, ठीक है, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं होती है, वो आपको ध्यान में नहीं दिखेंगे, ईश्वर की तरफ कम, अपनी तरफ ज्यादा ध्यान होता है। और यहाँ पर केतु आपको देखिए यात्राएं, धार्मिक यात्रा कराएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में आ रहे हैं, यात्रा होगी आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ड वर्क आप करेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा सा टाल मटोल करेंगे, सोचेंगे बहुत ज़्यादा, तो ये स्थिति आ सकती है। बाकी कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कि नहीं कि केतु उनको काम उनका कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, ऐसा नहीं, काम होगा, थोड़ा सा डिले होकर काम होगा उनका। तो वो अगर वो भी उनके लिए भी गणेश आराधना बहुत अच्छी है, क्योंकि मिथुन राशि के तो वैसे भी बुध हैं, और इस टाइम पे अगर वो गाय को हरा चारा खिलाते रहते हैं, सबसे अच्छा उपाय मिथुन राशि वालों के लिए है कि वो मंथ में एक बार अपने वजन के बराबर हरा चारा तौल करवा लें, नाप लें, और वो गायों को खिला दें। तो ये इतना अच्छा रिजल्ट देगा ये केतु, जो उनको काम में बाधा आ रही है वो नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी बिल्कुल। और आराधना तो देखिए दुर्गा सप्तशती में कोई भी मंत्र वो कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ कर सकते हैं, या सप्तशती में सिद्ध कुंजिका होती है जो लास्ट में हम पढ़ते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ मिथुन राशि वाले अगर करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें रितु जी एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि जैसे जो यंग जनरेशन है या इवन जो उससे पहले की भी एक दो जनरेशन हम ले लें, तो क्या होता है कि हर किसी का उच्चारण बहुत सही नहीं होता, और ऐसा कहा जाता है कि मंत्रों का उच्चारण गलत होना बिल्कुल सही होना चाहिए, तो उसका उपाय है। देखिए सप्तशती आप वो ले लीजिए ना जिसमें हिंदी, उसमें हिंदी में उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है ना। अब तो हर जगह होता है संस्कृत में मंत्र और उसका हिंदी अनुवाद रहता है, तो आप हिंदी अनुवाद पढ़िए, उसका भी आपको उतना ही प्रभाव मिलेगा, उतना ही रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट कम मिलेगा, उसका रिजल्ट भी आपको उतना ही मिलेगा। और अगर जैसे दुर्गा चालीसा को सिर्फ सुना जाए तो क्या वो अच्छा भी? है, श्रवण भी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप सुनते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आप चाहे उसका वाचन कीजिए या श्रवण कीजिए, दोनों ही अच्छा है। किसी और के मुख से सुनिए वो भी अच्छा है ना। जैसे मम्मी सुबह से उठ के अगर आपकी पाठ कर रही है तो आप बैठ जाइए सुनिए, तो वो भी अच्छा है। और आजकल तो सबसे अच्छा है लोग मोबाइल में लगा लेते हैं, गाड़ी में चलते फिरते सुनते हैं, लेकिन थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत कैजुअली भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या वहाँ पे मंत्र चल रहा है, मुझे वो भी चीज़ें ना बड़ी खटकती हैं वो, हाँ, तो थोड़ा सा श्रद्धा भाव तो होना चाहिए, ज़रूरी है। तो रितु जी अभी आपने मिथुन राशि के लिए तो बहुत आसान से ये उपाय बता दिए हैं, और इनकी लाइफ जो है इन उपायों को सुन के भी अब ठीक हो सकती है, ये सबसे अच्छी बात है। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कर्क राशि में। कर्क राशि के लिए जो ये गोचर है ये क्या लेकर आ रहा है? ये बहुत कुछ लेकर आ रहा है। देखिए कर्क राशि के लोग वैसे तो इमोशनल होते हैं, है ना, काफी इमोशनल होते हैं, और इसी वजह से इनकी तकलीफों का कारण भी इमोशनल होना होता है। अभी इनके दूसरे भाव में ट्रांजिट बन रहा है, दूसरे भाव में केतु आ रहे हैं। अब दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, आपके गले का भाव है, तो बहुत कुछ लेकर आ रहा है। और कहाँ दूसरी बात, इनका राहु जा रहा है अष्टम भाव में, तो अष्टम के राहु को हम थोड़ा सा खराब मानते हैं, है ना, कुंडली में। क्यों? अष्टम में राहु अचानक से कोई डिजीज़ दे देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम देता है, ससुराल पक्ष से अचानक से दिक्कतें शुरू हो जाएंगी इनको, क्योंकि राहु का गोचर अष्टम भाव में हो गया। जहाँ पे इनको लगता था कि लो होता है ना कि नई बहू गई, लगता है मेरी सर्वे सरवाए, मेरी इतनी इज्जत, इतनी पूछ हो रही, अचानक से उनकी देवरानी आ गई।
सब बिगड़ उनको गया। लगता है अरे ये तो मेरी तो वैल्यू ही खत्म हो गई, मेरा तो सारा सिंहासन राजपाट एक बार में चला गया। राजपाट गायब। तो ये स्थिति आ सकती है, वो निराश होंगे अपने ससुराल पक्ष से, है ना, सास के व्यवहार से, या कुछ भी होगा ऐसा कि सब कुछ तो लगेगा यार कितना अच्छा चल रहा था, है ना, सब भाभी भाभी कर रहे थे, अचानक से क्या हो गया, ये स्थिति आएगी। ससुराल पक्ष के केस दिक्कत आएगी। और सेकंड भाव, धन को के पीछे बहुत मत भागें, क्योंकि धन मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, क्योंकि दूसरा भाव धन का भी है, वहाँ केतु बैठ गए तो इतनी आसानी से आपको धन नहीं मिलेगा जैसा अभी तक हो रहा था। तो मोह त्याग दीजिए धन के प्रति, वाणी मधुर रखिए। अगर वाणी में जरा सी भी कटुता है तो रिश्ते खराब होंगे। अब देखिए गोचर बन रहा है रिश्ते खराब होने का, तो कहीं से कारण केतु करवाता है, ठीक है, और जो अपयश मिलता है वो राहु को मिल जाता है। ठीक है ना, राहु बेचारा फालतू में क्योंकि बदनाम हो गया है वो। हाँ, क्योंकि वाणी खराब आपकी होगी, आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो इधर रिश्ते खराब होंगे। तो ये थोड़ा वाणी पर कंट्रोल करें। गले से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हो सकती है, और ये अभी सुनने में आ भी रही है, मतलब क्योंकि राहु केतु ये सब बहुत धीमे ग्रह होते हैं, दूसरा सबसे धीमा ग्रह मानते हैं शनि के बाद। तो फिर ऐसा होता है ना कि ये आने से 1-1.5 महीने पहले से रिजल्ट देने लगते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति आ सकती है। तो इनको भी थोड़ा धन के प्रति मोह खत्म करना है, ससुराल से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन नॉलेज बढ़ेगी इनकी। यहाँ पर राहु अष्टम में गूढ़ विद्या की तरफ ले जाएगा। तो अगर आप सोचो कि वृष इस राशि वाले लोग, कर्क वाले, अगर थोड़े एज के हैं, 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसी कला जो ये पढ़ना चाहते थे अपने टाइम पे नहीं कर पाए, तो उसको ये अब करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, कोई अपनी पुरानी ख्वाहिश पूरी करेंगे। जी, इनके लिए उपाय के तौर पर इनको अब क्या करना चाहिए? इनके लिए देखिए सबसे अच्छी बात है कि शिव जी की पूजा करें, है ना। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा हम शिव पूजा मानते हैं। शिव जी को ये अक्षत चढ़ाना शुरू कर दें, चावल अक्षत चढ़ाना शुरू करें, और ये एवरी मंडे थोड़ा सा इत्र लेकर भगवान शिवलिंग पर थोड़ा सा इत्र लगाएं। गुलाब का इत्र हो सकता है, किसी का भी लगा सकते हैं। तो ये इनके लिए एक अच्छा उपाय है। दूसरा, क्योंकि माता की सेवा, चंद्रमा अगर प्रबल करना है आपको तो माता की सेवा करनी है, तो वो बहुत अच्छा इनके लिए उपाय है। अगर ये दान देना, देखिए सबका ना उपाय डिपेंड करता है कि आप क्या करने में कंफर्टेबल हैं, ठीक है ना। तो अगर ये दान करते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। सफ़ेद चीज़ों का दान शुरू कर दें, जैसे दूध का दान हो गया, दही का दान हो गया, चावल का दान, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। सोमवार के दिन ये थोड़ा सा दान करना शुरू कर दें और भगवान शिव की पूजा आराधना शुरू कर दें, बस इनके लिए अच्छा जाना है। तो कर्क राशि वाले जो लोग परेशान हैं उनके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर दें और थोड़ा सा जो धन के प्रति मोह है उसे कम कर ले। एक चीज़ ऋतु जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज़ आपने इतने सालों का आपका गहन अध्ययन है, बचपन से आपको रुचि रही है ज्योतिष में, तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे अष्टम भाव के बारे में हमने बात करी, कहीं ना कहीं हमारे पार्टनर का फेस और इस तरह की चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी दिखाता है, वहाँ पे राहु और केतु जब बैठ जाते हैं तो ये किस तरह के रिजल्ट देते हैं, मतलब इनका रिजल्ट असली कैसा फेस रहता है? सामने आता है एक्चुअली। अच्छा। सही देखिए तो क्योंकि हम भ्रम में जीते रहते हैं, है ना। जब अष्टम भाव एक्टिवेट होता है, कहते हैं ना ये गूढ़ सीक्रेट भाव है, रहस्यों पर से पर्दा हटता है जब 8वां भाव हमारा एक्टिवेट होता है। तो प्रार्थना ही करते हैं कि भाई ना हो, है ना, क्योंकि अष्टम जब भी राहु या केतु आते हैं ना तो आपको दूसरों का असली फेस दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा। है ना। तो एक तो शनि की 7.5 में हो जाता है, दूसरा ये राहु और केतु का गोचर करवाता है। तो अभी तक आपको जो चीज़ बहुत अच्छी, बहुत स्वीट लग रही थी, तो वो कहीं ना कहीं से आपको अब लगेगा कि नहीं ये तो गड़बड़ है मामला। और उस टाइम पे ना आपको ये ऐसी स्ट्रेंथ भी दे देते हैं कि आप एक्शन भी ले लेते हो, स्टैंड ले लेते हो आप। ठीक है, अष्टम में राहु आया तो आप स्टैंड लेना शुरू कर दोगे कि आपको नहीं, साथ नहीं रहना है। ठीक है, जो पति की चीज़ें आप सहन कर रहे थे या पति पत्नी की कर रहे थे, दोनों में आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आप स्टैंड ले लोगे कि नहीं हमें सेपरेट होना है, अलग रहना है। इस तरह की स्थिति थोड़ी सी आ जाती है। दूसरा, अष्टम राहु ना कभी कभी अचानक से कोई ऐसी डिजीज़ भी देता है जो डायग्नोज नहीं होती है बहुत समय तक, तो उसका भी ध्यान रखना है। हेल्थ का खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा कर्क राशि वालों को। जी, तो अगर इन जनरली हम एक बात जानना चाहें कि जैसे लग्न कुंडली के हिसाब से किसी के अष्टम में केतु बैठा है, तो वहाँ पे हमें क्या ये देखना होगा कि केतु का पीरियड कब चल रहा है, कब केतु एक्टिव है, या वहाँ पे केतु ओवरऑल भी इस तरह की रिजल्ट देगा कि लोगों की सच्चाई आपको दिखा दे? ओवरऑल तो ये है ना कि जब लगन कुंडली में ग्रहों की जो प्लेसमेंट होती है वैसा आपका स्वभाव होता है
ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब गोचर में आपका केतु वहाँ आता है या केतु की महादशा आती है, अब आप समझो कि आपके पास कई सारी चीज़ें रखी है टेबल पे, लेकिन जब जिसकी नीड होती है आप तभी उसको उठाते हो ना। पानी गिलास रखा है, प्यास लगेगी तभी आप पियोगे। तो ऐसे ही होता है, ग्रह तो सारे पड़े रहते हैं हमारी जन्मपत्री में, ठीक है, लेकिन केतु अब अष्टम में है, तो जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, गोचर आता है, तभी वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है। लेकिन मूल स्वभाव में आपका नेचर आपका कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होता है। तो ऋतु जी, अब आगे हम बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ, जहाँ तो गोचर ही हो रहा है उनके लिए केतु क्या लेकर आ रहे हैं? सिंह राशि में गोचर हो रहा है केतु का, तो अध्यात्म, मोक्ष है ना, क्योंकि सिंह अपने जब लग्न में केतु आ जाते हैं तो उस टाइम पे देखिए, उस टाइम पे आपको अपने अहंकार का त्याग करना है। मैं जो अभी तक था ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं, तो उस मैं को आप छोड़ दीजिए, बस आपके लिए बल्ले बल्ले है, एकदम मज़ेदार समय जाने वाला है। क्योंकि केतु आपको आपकी आत्मा से परिचय करा देता है। इस टाइम पे आप कोई सिद्धि कर सकते हैं जब आपके लग्न में आ जाता है, लग्न यानी आपकी पर्सनैलिटी। तो उस टाइम पे आपको कोई सिद्धि, हम कहते हैं ना कि अष्ट सिद्धियों में से किसी सिद्धि की अगर आप साधना कर रहे हैं तो वो आपको मिल सकता है। आपके चक्रास जागृत होने लगते हैं, अचानक से लोग आपको मिलते हैं, कहते हैं हमारा ऐसा लग रहा है कि मूलाधार चक्र या ये चक्र एकदम से जागृत हो गया। तो वो यही समय होता है जब केतु आपके लग्न में या 12वें भाव में होते हैं। आपको जहाँ आप मंदिर में ऐसे ही गुजर जा रहे थे, अभी आपको मन करेगा कि नहीं 10 मिनट रुको और वहाँ बैठकर मुझे पूजा पाठ नहीं करनी है, मतलब जल नहीं चढ़ाना, कुछ नहीं चढ़ाना, उनको बैठ के अपनी माला जाप करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, आप अपने आसपास देखिएगा जिनका लग्न में केतु आ रहा है, सबसे अलग थलग। आप पार्टी में जाएंगे, सारे आपके रिलेटिव्स पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति अलग खड़ा होगा। ठीक है, मोबाइल में कुछ देख रहे होंगे, लेकिन एकाकी करेगा थोड़ा सा, लोगों से उनको पसंद नहीं आएगा, पार्टी, म्यूजिक, डांस, इन सब चीज़ों से अलग। सप्तम भाव में राहु आ गए, अब ये वही स्थिति आ गई, खतरनाक स्थिति आ गई, क्योंकि यहाँ पर लग्न तो आपका केतु से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब वहाँ आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि राहु आ गए सप्तम में। अब उनको समय चाहिए आपका, उनको घूमना फिरना चाहिए, उनको मौज मस्ती चाहिए, और आप दे नहीं पा रहे हैं। तो बस ये कारण होता है। अब ये दोनों समझ जाए अगर बात, तो एक एग्जाम्पल देखो सुप्रिया आप, कि हमें वायरल होता है, हमें पता होता है 5 दिन का हो रहा है, हम प्रिपेयर होते हैं कि भाई ठीक है एंटीबायोटिक खा रहे हैं, 5 दिन में तो खत्म हो जाएगा। 5 दिन तक हम अपने आप को उसी तरह कर लेते हैं कि खिचड़ी खानी है तो खा ली, कोई बात नहीं। ये गोचर भी ग्रहों का ऐसे ही होता है। आपको पता है 1 साल तक यहाँ स्थिति रहनी है, 1.5 साल तक रहनी है, 18 महीने, जो भी समय ड्यूरेशन है, उस टाइम पर आप समझो कि इसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो शायद हम बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष विद्या इसीलिए है कि आपको डायरेक्शन मिल जाता है, आपको पता चलता है कि इस समय मेरा मूड ऐसा होने वाला है, तो हम तैयारी पहले से करके रहें। तो यहाँ पे पार्टनर का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब पार्टनर की भी गलती नहीं है, भाई राहु है तो उनको राहु भी प्रभाव देगा, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी सेपरेशन वाली बननी शुरू हो जाती है। ये थोड़ा सा खराब गोचर है मैरिड लाइफ के लिए। तो इसमें जो लोग ऑलरेडी मैरिड लाइफ में हैं वहाँ पे सेपरेशन के चांसेस बन रहे हैं, बट जो लोग अगेन जो शादी का प्लान कर रहे हैं, शादी का योग बनेगा, शादी का योग बनेगा, तो क्या शादी भी कराता है? शादी करना सही बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। अगर लग्न में केतु और राहु आपके सप्तम में है तो उनको तो हर तरह से अवॉइड करनी है शादी। योग तो बनेंगे, लेकिन इस समय शादी पे टिकेगी नहीं उतने लंबे समय तक, तो ना करें तो अच्छी बात है। केतु को चले जाने दें, विदा कर लें, उसके बाद शादी करें। तो कुछ महीने रुक जाए, कुछ 1 साल लगभग रुक जाए, और उसके बाद उतना टाइम एक दूसरे को दे उतना बहुत है। क्योंकि केतु लग्न में ना आपको कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट करा देता है। तो हो सकता है शादी तय होते होते आपका खुद ही मन करे नहीं नहीं इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी, क्योंकि वो ऐसा हो जाता है। केतु जहाँ भी रहता है ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि ठीक है पसंद आ गई लड़की या लड़का जो भी है, फिर बाद में लगता है नहीं इसके अंदर तो ये कमी है। ये चीज़ें बार बार आएंगी, तो हो सकता है शादी आप खुद ही तोड़ दो, आप खुद ही नहीं करोगे। जनरली तो मैं ये बोलती हूँ कि है तो आप नहीं करोगे, आप कर लो, आपकी डेट तय हो जाएगी, उस टाइम तक आपका दिमाग में ना एक कन्फ्यूजन बना रहेगा, हाँ ना, ये स्थिति बहुत होती है, भ्रम की स्थिति। तो फिर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है जी। तो शादी के लिए जो लोग तत्पर हैं उनके लिए तो आपने बता दिया है कि थोड़ा सा इंतजार कर ले। अब सिंह राशि वाले उपाय के तौर पर क्या करें कि जो सूर्य को जल दें, सिंह राशि, क्योंकि उनके लॉर्ड है सूर्य, और सूर्य का वर्ष चल रहा है। सूर्य ही मंत्री हैं, राजा हैं। सूर्य को जितना चाहे प्रसन्न करो, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, है ना। सूर्य को अर्घ्य दें तो थोड़ा सा रोली मिला के जल में अर्घ्य देना शुरू करें। उनका सूर्य प्रबल होगा, सूर्य प्रबल होगा तो केतु जो है ना, क्योंकि लग्न में केतु आपको जो कंफ्यूजन दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा एक शक्की नेचर भी दे देगा आपको लग्न में बैठ के, तो वो सूर्य से ही ठीक हो सकता है।
ठीक है, आप अपने आत्मबल आपका बढ़ेगा, आप कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको सूर्य की आराधना करनी है, पिता की सेवा करनी है, पिता की एक फ़ोटो अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा उपाय होता है ये सूर्य को प्रबल करने का। और देखिए आजकल माता पिता अगर साथ हैं तो अगर आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद सुबह सुबह ले लेते हैं ना, तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ठीक आपका अच्छा पॉजिटिव हो जाता है ना, ब्लेसिंग्स के साथ शुरू होता है, तो मैंने देखा कोई ग्रह कितना भी खराब हो सब संभाल लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा अगर अच्छा है तो पिता की आप सेवा कीजिए, उनको एक कप चाय बना के पिलाइए, सबसे अच्छा उपाय है। बस ये छोटे छोटे उपाय हैं। देखिए बहुत बड़े उपायों में तो अगर मैं बोलूँ ठीक है, आप अगर एक रुद्राक्ष की माला पे आप चैंटिंग करते हैं ओम गृणी सूर्याय नमः, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि एक माला, और रुद्राक्ष वैसे भी सूर्य का प्रतीक होता है, तो अगर इस टाइम पे आप एक रुद्राक्ष पहनिए, अपनी कुंडली के हिसाब से पहन सकते हैं, नहीं तो आप 5 मुखी या 3 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, तो वो पहनना आप शुरू कर दीजिए। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, इस टाइम पे सिंह लग्न वाले लोग एक मुखी रुद्राक्ष तलाश करेंगे, उन्हें एक मुखी रुद्राक्ष चाहिए इस समय। ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, और वो पहनेंगे भी पहनेंगे। अच्छा। इस टाइम पे उनको वही चाहिए, क्योंकि उनको कनेक्टिविटी चाहिए ईश्वर के साथ, ठीक है ना, उनको वैराग्य चाहिए। तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे इस टाइम पे, और अच्छा भी अगर पहनते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ के अलग अलग फेजेस हैं, लेकिन उसके बाद वो जैसी दशा खत्म हो तो उतार दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हमने सिंह राशि के बारे में बात करी, उपायों के बारे में हमने बात करी, इनके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, ये सब चीज़ें हमने बात करी। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कन्या राशि की तरफ, जहाँ पे द्वादश भाव में जो है केतु जा रहे हैं। और द्वादश भाव को वैसे ही हम ये बोलते हैं कि मोक्ष का कारक भी है, विदोषों का कारण भी है, और एक्सपेंसेस का कारक भी है। तो यहाँ पे और प्लस हमारी जो हम ये कहते हैं कि आपकी जो एक पर्सनल लाइफ होती है हस्बैंड वाइफ के साथ, उसका भी कारक है। बिल्कुल, मैरिड लाइफ का जो सुख है वो भी 12वां भाव है जी। वही तो प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही है। तो देखिए मोक्ष का कारक तो है आ गया, तो जो करीब करीब जो प्रेडिक्शन है ना, जो लग्न में जो सिंह लग्न वालों का है, वैसा ही मूड, वैसी स्थिति उनकी भी बनेगी, क्योंकि 12वां भाव और लगन भाव दोनों में केतु सेम रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर लेकिन क्योंकि जिनकी नई शादियाँ हुई हैं है ना, उनके लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे केतु आ गए, जहाँ पे हम कहते हैं शैया सुख का कारक, ठीक है ना, तो वहाँ पे दिक्कतें शुरू हो जाएगी। तो उनमें कहीं ना कहीं सेपरेशन का योग बन गया है। लेकिन यहाँ पर उनके लिए जो पॉजिटिव चीज़ है वो है 6th हाउस में राहु, वो बहुत प्रबल होता है। तो जिस काम के लिए वो बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, इस टाइम पे उनको हरा नहीं सकता कोई भी, ठीक है। उनके शत्रु बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि हम बोलते हैं कि छठे भाव में राहु तो वैसे भी शत्रु हंता योग हो गया ना, तो उनके शत्रु जो बहुत समय से वो परेशान थे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में वो जाएंगे, यात्राएं करेंगे, बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करेंगे, तीर्थ स्थान जाएंगे, क्योंकि जो बहुत समय से सोच रहे थे कि तीर्थ यात्रा करनी है वो इस समय वो करेंगे। अच्छा। और धन का अपव्यय क्या खर्च होगा, पूजा पाठ में मोस्टली खर्च होगा, तो वो अच्छी बात है ना, उनका प्रॉपर यूज। लेकिन आप ये एक रेमेडी भी होती जा रही है, एक रेमेडी भी होगी, क्योंकि धन का अगर वो धार्मिक स्थान पे दान करना शुरू कर देंगे, हो सकता है कोई मंदिर बनवाने में उनका योगदान बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी स्थितियां आएंगी, ठीक है। इस टाइम पे उनको अगर वो मंदिर में दान करते हैं तो अच्छा रहता है। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि जब भी आप दान कीजिए तो एक बार अपनी कुंडली दिखवा लीजिए, क्योंकि हर दान हर व्यक्ति को सूट नहीं करता है, ठीक है ना। किसी की कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में आप उसका दान अनजाने में करते जा रहे हैं, तो उस ग्रह को आपने बड़ा निर्बल कर दिया। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखें। तो कन्या राशि वालों के लिए अच्छा समय है। देखिए हर चीज़ अच्छा है। अब आपको वेपन मिल रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो उसको यूटिलाइज कीजिए, ठीक है ना। अगर अच्छी चीज़ है तो इस टाइम पे आप, पहले आपका मन नहीं लगता था पूजा पाठ में, इस समय आपका मन लग रहा है तो लगा लीजिए उसमें मन, ठीक है। खेल कूद में आगे बढ़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दिया है तो उसका रिजल्ट इनके फेवर में आएगा, क्योंकि ये राहु इनको बहुत कुछ तो देकर जाएगा, कुछ विशेष देकर जाएगा छठे भाव में जो गोचर है। तो इस टाइम पे यूपीएससी के बच्चे अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो उनकी रैंक आ सकती है। हाँ, किसी का 4 अटेम्प्ट हो गया है ना, 4th अटेम्प्ट में निकाल लिया उन्होंने यूपीएससी, ऐसी न्यूज़ आपको मिलेगी सुनने को। तो किसी रोग से कोई व्यक्ति बहुत दिनों से ग्रसित था वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, ऐसी चीज़ें आएंगी। तो ओवरऑल क्योंकि अच्छा राहु सही जगह पे बैठ गया, इसलिए इनके लिए अच्छा, इन दोनों राशियों के लिए देखिए मैरिड लाइफ को छोड़ दिया जाए तो और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। सिंह और कन्या दोनों के लिए मैरिड लाइफ में ये थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें, है ना।
तो ठीक रहेंगी चीज़ें। तो रितु जी, हम उपायों की तरफ बढ़े उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपने भी मेंशन किया कि दान देने से पहले अपनी कुंडली में देख लेना चाहिए। एक चीज़ जो मुझे बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि कई बार क्या होता है ना, हम बिकॉज अब सोशल मीडिया पे हम लोग इतना एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे उपायों के तौर पे कुछ भी बताया जाता है कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, गुरु को मजबूत करना है ये करिए, बुद्ध को मजबूत करना है वो कीजिए, बहुत सारे उपाय हैं। पर क्या कोई भी उपाय बिना कुंडली करे सही रहता है? मतलब मेरे लिए वो कितना सही है, मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कि सबके लिए सही रहते हैं, जैसे मंत्र जाप। हमारा जो वैदिक क्या है, प्रेडिक्शन की तरफ हम अब ये तो हमने अब शुरू किया है ना। पहले हमारे माता पिता थे तो वो क्या आध्यात्मिक ईश्वर को, जब भी कोई परेशानी आई ईश्वर के सामने प्रार्थना, दीपक जलाना, देखा होगा अपनी माता को, सबको है ना, वो तो उपायों की तरफ नहीं जाते थे कि ये दबा दो, ये गाड़ दो, ये मिट्टी खोद के, ऐसा कोई उपाय पानी में बहा दो, वो तो उन्हें पता ही नहीं था। सिर्फ वो क्या करते थे, इष्ट की आराधना, और उनका इष्ट प्रबल कितना होता था, वो काम बनते भी थे। अगर उन्होंने अपने ठाकुर जी से बात बोल दी, मुझे आज भी, हाँ बिल्कुल, जैसे मैं तो बहुत स्पिरिचुअल फैमिली से हूँ, तो मुझे आज भी याद है कि मम्मी को अगर बोल दिया तो समझ लो वो काम होगा। अगर पढ़ाई कर रही हूँ और बोल दिया कि मम्मी मेरी इतनी आनी है परसेंटेज, और मम्मी ने कह दिया कि हाँ बेटा हो जाएगा, तो हो जाता है। और ये फैक्ट भी अब जब ज्योतिष पढ़ी तब समझ में आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक, तो आपका चंद्रमा, आपका मन, इतना इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, जब कहते हैं ना यूनिवर्स आपका साथ देने लगता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मंत्र, आप ईश्वर की पूजा पाठ, उससे लोग भाग रहे हैं। आपको मैं 100 उपाय बताऊंगी, आप 99 उपाय कर लोगे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये काम करो, ये शाम के समय यहाँ चले जाइए, ये कर दीजिए, ठीक है, जौ लीजिए, वो पानी में बहा दीजिए, सब कर लोगे। लेकिन अगर एक उपाय बताऊंगी कि बेटा ये बैठ के 108 बार माला जाप करनी है, उसको आप अवॉइड करते हो, बैठा नहीं जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। और जबकि वो एक उपाय, एक इष्ट आप साध लो ना, आपको कोई उपाय की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपका बोझ ले लिया ना। आपने एक भगवान बना लिया कि ये ईश्वर मेरे हैं, उनसे एक संबंध बनाओ। ऐसे नहीं कि भगवान को भगवान की तरह मत पूजो कभी भी, है ना, फिर वो बड़ा बैरियर आ जाता है बीच में। हमेशा उनको माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, जो संबंध, भाई बहन बनाना, फिर देखो अपना जीवन, मतलब जीवन ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि देखिए चैतन्य चरितमृत में कितनी अच्छी बात लिखी है कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। हमारे जो जीव की जो स्वरूप है ना, मूल आत्मा का, वो है कि कृष्ण का नित्य दास, ईश्वर का। तो हम उस स्वरूप को भूल गए हैं, तभी तो दिक्कतें परेशानियां आती क्यों है? इसीलिए आती हैं क्योंकि हम ईश्वर की दासता नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों की दासता स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब अफेयर हो गया, ठीक है, कोई गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, उसके प्रति आपने दासता स्वीकार कर ली ना, हर कार्य आपने अपने आप को चेंज कर दिया। ईश्वर के लिए आप चेंज नहीं होते, तो अपने स्वरूप के अगेंस्ट हम जाते हैं, तभी परेशानी आती है। तो उसकी दासता स्वीकार कर लो एक बार, सारी दिक्कत ही खत्म है। तो मुझे तो लगता है कि अगर आप अपने भगवान को रोज थोड़ा सा समय देते हो तो आपको उपाय की जरूरत नहीं होती। तो ईष्ट जो है वो कुंडली से भी पता किए जा सकते हैं, या हमारी भक्ति किस डायरेक्शन में जा रही है उससे पता किया जा सकता है? देखिए, ईस्ट का मतलब क्या होता है ना, लव एट द फर्स्ट अट्रैक्शन, फर्स्ट साइट। मतलब एक बार आपने देखा, समझ में आ गया। आप बचपन से जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं माता पिता के साथ, घर में मूर्तियां हैं, कोई ऐसे डेटी होते हैं जिनको देख के आपको लगता है कि बस यही है मेरे, है ना। मुझे कुंडली से तो वो तो बहुत सैकड़ों नियम है। देखिए, नियम पे आप जाओगे तो बहुत नियम है। आप पंचम भाव देखिए, नवम भाव देखिए, लगन देखिए, आपकी इष्ट ये। अब मैं थोड़ी बताऊंगी कि आपका इष्ट कौन होना चाहिए। आपको बचपन से कृष्ण प्यारे लग रहे हैं तो आप कृष्ण ही आपके इष्ट हुए ना, भले ही आपका गुरु नीच का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बचपन से ही वो कनेक्टिविटी, वो ईश्वरीय जो एक प्रावधान है ना, वो पास्ट लाइफ से आप लेकर आते हो कि जो साधना आपने, जिसकी पूजा आराधना आपने पिछले जन्म में की है, वही देवता आपको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि कुंडली से देखकर आप कोई इष्ट बना सकते हो। ठीक है, इष्ट आपका हृदय, आपकी आत्मा चुनती है, और वही सच होता है। तो रितु जी, आपने बहुत ही खूबसूरत ये बात बोली है कि इष्ट जो है हमारी आत्मा चुन लेती है कि उसको किससे कनेक्ट होना है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के उपायों के बारे में जो हमारे डिस्कशन में पीछे छूट गया है। कन्या राशि के लिए भी देखिए, बुध को प्रबल करना अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि 12वें भाव में इनके हो रहा है गोचर, तो इनको एक उपाय ये करें कि होता है ना, किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जाके कुछ मेडिसिन का दान करना शुरू कर दें। ठीक है, और राहु इनका 6ठे भाव में है, तो ये राहु के लिए कोई अंधे लोगों का, जो ब्लाइंड लोगों का अस्पताल होता है या जो भी होता है, वहाँ जाकर भी उनकी कुछ सेवा में कुछ दान करना शुरू कर दें। तो ये उपाय इनके लिए एक तो कारगर होगा, बहुत अच्छा। दूसरा है कि माँ सरस्वती की आराधना करें। ये
सरस्वती की आराधना करेंगी तो इनका जो 6th हाउस का राहु है वो और प्रबल होगा, तो उससे संबंधित रिजल्ट इनको अच्छे मिलेंगे। हम कहते हैं ना, जो ग्रह हमारे कमज़ोर होते हैं उसका तो हम दान करते हैं, लेकिन जो अच्छे होते हैं उसको हम बढ़ाने के लिए पूजा पाठ करते हैं या उसका स्टोन पहनते हैं, तो ये बहुत अच्छा उपाय है इनके लिए। और एक बार ये इसी दौरान किसी भी समय एक लहसुनिया कैट्स आई जो आता है, वो अपने वजन के हिसाब से, जैसे हम देखते हैं ना, अगर 70 वजन है आपका तो 7.25 रत्ती का लेके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार उतार कर और हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाएं। तो जो ये 12वें भाव का केतु इनको रिजल्ट खराब दे रहा था वो नहीं देगा। तो ये इनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। इनको पहनना नहीं है, ये ध्यान रखें कि ये ना हो कि पहन लें, पहनना बिल्कुल नहीं है, इनको वहाँ रख कर आना है जी। तो हनुमान जी के चरणों में रख दें या पानी में प्रवाहित कर दें, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं जी। ठीक है, तो ऋतु जी अब हम अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है तुला राशि। तुला राशि के एकादश भाव में हो रहा है, और एकादश भाव के बारे में तो वैसे ही बोला जाता है कि वो सडन है, प्रॉफिट भी देगा, लॉस भी देगा। अब राहु को तो वहाँ पे हम बहुत अच्छा मान लेते हैं, राहु को बहुत अच्छा केतु क्या कर रहा है? अब केतु वही कैची चला रहा है आपको केतु कमी कर रहा है, क्योंकि जो लाभ आपको भी अनवरत रूप से मिल रहा था अचानक से मिलना कम हो जाएगा, प्रॉफिट मिलना कम हो जाएगा, आपका बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो कम होने लग जाएगी, तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मोह त्याग करना है, लाभ में पीछे बहुत नहीं भागना है आपको, अपना आप मूड चेंज कर लीजिए, बस थोड़े टाइम के लिए चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा परिवार को समय देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिजनेस के पीछे मत भागिए कि हमें अभी तक तो इतना अच्छा मिल रहा था, अभी अचानक से क्या हो गया। नया बिजनेस मत डालिए इस टाइम पे, कोई भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मत कीजिए। तो अगर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा एक 99 का जो चक्कर हम बोलते हैं ना, उससे अगर आप दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। हाँ, तो उनके लिए भी ठीक है तुला राशि के लिए। लेकिन पंचम भाव में आपके ये आ रहे हैं, राहु आ रहे हैं पंचम भाव में, तो संतान के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। इस टाइम पे मिसकैरेज के योग बन सकते हैं, क्योंकि केतु की दृष्टि हमेशा मिसकैरेज देती है, ये दिक्कत हो सकती है। तो कंसीव अगर करने का है तो वो थोड़ा सा अगर आप पोस्टपोन कर सकें प्लान, है ना, बहुत ज़्यादा थोड़ा कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, कोई डेफिशिएंसी आ सकती है, तो एक तो वो आपको नहीं करना है। दूसरी बात, अफेयर जो रिलेशनशिप है उसमें दिक्कत आ सकती है अचानक से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं इस समय में। तो ये चीज़ें, क्योंकि पंचम भाव में राहु आके ना आपको गलत रिश्तों की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। तो आप अच्छा खासा चल रहा था तो अचानक से आपका रिलेशन टूट गया, कहीं और हो गया इन्वॉल्वमेंट, तो ये सब चीज़ें बहुत आएंगी। पढ़ाई में थोड़ा पिछड़ सकते हैं आप, है ना, मार्क्स कम आएंगे, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और पेट का खास तौर से, स्टमक का ध्यान रखिए, है ना, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। थायराइड शुगर का ध्यान रखना है। तो ठीक है, मिला जुला है। बट तुला राशि वालों के लिए हम बात करें तो बहुत अच्छा हम नहीं बोल सकते, इनको थोड़ा सा ज़्यादा उपायों की तरफ जाना पड़ेगा। इनको तो दुर्गा आराधना ज़रूर करनी है। हाँ, ये अगर दुर्गा जी की पूजा करते रहते हैं, डेली दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि दुर्गा माता ही साधेंगी राहु और केतु को, ठीक है, शक्ति आराधना से ही होता है, तो वो ये कर सकते हैं। और बाकी छोटे छोटे उपाय जो करते हैं, कबूतरों को बाजरा खिलाना शुरू कर दें, चींटियों को चीनी आटा शक्कर जो होता है ना, शक्कर आटा भून के और शक्कर मिला के, ये किसी भी बिल में, जैसे होता है ना बिल वाले जो जीव जंतु हैं, उनको देना शुरू कर दें, तो इनके लिए ये समय ठीक जाएगा। लेकिन इनको वही कॉन्सेप्ट रखना है कि ये वायरल है 18 महीने का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट इनको नहीं मिलना है इस समय में। तुला राशि वालों को इस टाइम पे थोड़ा सा संयम ले लेना चाहिए लाइफ में, क्योंकि हाँ, लाइफ के हर क्योंकि एस्पेक्ट में अचानक से आपका होता है ना, आप कहीं अब इतना आपको अच्छी खासी परसेंटेज मिल रही है, आपके मुनाफा हो रहा है और अचानक से कम हो गया, तो डिप्रेशन में जाएंगे। बिल्कुल। और पंचम भाव में राहु डिप्रेशन में भी ले जाता है, मेंटली एकदम परेशान कर देता है, क्योंकि भ्रम ना, इल्यूजन पैदा हो जाता है। अब पंचम में आके, पंचम हमारी मानसिक स्थिति का भी तो कारक है ना, तो वहाँ राहु बैठ के आपको चैन नहीं लेने देगा, हमेशा मति भ्रम जिसको हम कहते हैं ना, हमेशा परेशानी। और हम ब्रेन से रिलेटेड भी इनको ध्यान रखने की जरूरत है, तो इनको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बैलेंस करके भी ध्यान हाँ, रखना है। और फैमिली अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा केयरफुल, हाँ, उसके लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और उपाय के लिए आपने बताया कि ये दुर्गा माँ को जितना प्रसन्न करें, उतना इनका ये कठिन टाइम जो है वो बीत जाएगा। हाँ, बिल्कुल बीत जाएगा। और जो 2 दिन छोटे छोटे उपाय बताएं, चींटियों को आटा डालना शुरू कर दें, चींटे भी कारक होते हैं ना केतु के, तो अगर आप चींटों को आटा देते हैं तो भी आपका अच्छा समय रहता है जी। तो ऋतु जी अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के कर्म भाव में केतु आ रहे हैं, 10th में बहुत अच्छा है। कर्म से डिटैच करेंगे या कर्म की तरफ अटैच करेंगे? नहीं, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि कर्म तो आपका अच्छा रहेगा, है ना,
लेकिन यहाँ पर आप जो अभी तक बहुत ज़्यादा भाग रहे थे कर्म अपने करियर को लेके, ठीक है, प्रमोशन, करियर, जॉब, सारा समय आप दे रहे थे, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कटौती करके फैमिली को समय देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु आ गया ना 4th हाउस में, फैमिली बिल्कुल आपसे डिसअपॉइंट हो जाएगी और हो सकता है कि कोई मतलब एकदम ही होता है ना कि रिश्ता तोड़ दे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि थोड़ा सा हमें इधर समय अब देने लगी अपने आप ही, और करियर में जो आपको चीज़ें मिल रही थी, है ना, उसमें थोड़ी कमी आएगी, थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी। हो सकता है कुछ समय के लिए आपकी जॉब चेंज हो या आपको ब्रेक लेना पड़े, ठीक है ना, कुछ समय के लिए हो सकता है। क्या तो अचानक से जॉब से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये जॉब चेंज या जो जॉब में थोड़ी सी रुकावट आ रही है, ये क्या इनके लिए सही रहने वाला है इस टाइम पे? थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ में केतु कोई भी स्टेप उठा लेता है लोग ऐसे टाइम पे, जो हम कहते हैं ना सुसाइडल अटेम्प्ट या किसी तरह की ऐसी स्थिति, जब 4th में केतु आता है तो इंसान का दिमाग ना काम नहीं करता है, ठीक है, वो अच्छा नहीं होता। और माता के स्वास्थ्य का इनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, करियर को लेके बहुत ज़्यादा लालची मत बनिए, ठीक है, कि हम इस लेवल पे थे, अब हो सकता है आपको उस लेवल को छोड़ के थोड़ा सा लोअर लेवल पे ज्वाइन करना पड़ जाए, ये स्थिति आएगी, तो उसके लिए आप अपने आप तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। अगर ये ठीक हो जाएगा फिर आप उसी लेवल पे आ जाओगे। इसके अलावा उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए? इनके लिए भी देखिए, इनको भी हनुमान जी की आराधना बहुत अच्छी है। ये अगर एक काम नियमित रूप से करें ना, जैसे किसी भी मंगलवार के दिन जाएं और हनुमान जी के राइट पैर का थोड़ा सा सिंदूर ले आएं, ठीक है, डिब्बी में या कहीं, उसको डेली अपने शोल्डर पे लगा सकते हैं, माथे पे लगा सकते हैं। अगर ये लगाना शुरू करते हैं तो जो नकारात्मक प्रभाव है राहु और केतु के, वो इनको नहीं मिलेंगे। देखिए, हम जब हनुमान जी की आराधना करते हैं ना, मंगल की पूजा, मंगल को स्ट्रॉन्ग, तो केतु हमारा स्ट्रॉन्ग होता है साथ साथ। देन राहु और शनि और मंगल और केतु, तो केतु को ठीक करना है तो हनुमान जी हैं, और राहु को ठीक करना है तो शनिदेव हैं। तो यहाँ पर यही एक स्थिति है कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, और उनका शनिदेव हाँ, के लिए भी ये बोला जाता है कि हनुमान जी की पूजा कर लो। हाँ, क्योंकि हनुमान जी से ही डरते हैं ना शनिदेव। बिल्कुल, शनिदेव हनुमान जी से ही डरते हैं, तो हनुमान जी की पूजा तो लाभ, कलयुग में वैसे भी लाभकारी है। और ये अगर माँ बगलामुखी के मंत्र और आराधना करें, खासतौर से वृश्चिक वाले, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और एक नियमित रूप से ये करें कि अष्टगंध आता है, अष्टगंध का तिलक होता है, मिलता है रेडीमेड, उसका तिलक ये पहले बजरंग बली को लगाएं, ठीक है, और फिर उस तिलक को अपने माथे पर लगाना शुरू कर दें। इसमें रितु जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि फीमेल्स के केसेस में बोला जाता है, पहले तो ये बात भी आप क्लियर कीजिए कि फीमेल्स क्या बजरंग बली को छू सकती है? बिल्कुल छू सकती है, क्यों अच्छा। नहीं। हाँ, ये तो सब देखिए बहुत भ्रम की स्थिति है, बिल्कुल छू सकती हैं, बिल्कुल आराधना कर सकते हैं, है ना। बजरंग बली इतने बड़े देव हैं, आप कहाँ, ईश्वर को आप कहाँ ये मेल फीमेल के बीच में लाते हो, है ना। ईश्वर तो सांसारिक चीजों में ये इतना ज्यादा हो चुका है कि ये सब चीजें ना भ्रम फैलाती हैं। ईश्वर को आप क्यों ला रहे हो? ईश्वर, या तो आप उनको ईश्वर मानो या मानव मानो, एक चीज पर तो और ना, ठीक है। अगर वो मानव है तो फिर उनकी आराधना ही क्यों करनी है, और जब ईश्वर है तो फिर इन प्रतिबंधों को क्यों ला रहे हो? फिर तो वो सारे बंधन से अलग है ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और बजरंग बली को आप भाई मान सकते हो, पिता मान, कुछ भी मान सकते हो, फिर वो तो शिव के रूप हैं जी, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये सब चीजें तो बिल्कुल मतलब भ्रामक है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है धनु राशि। धनु राशि में केतु जो जा रहे हैं वो खुद ही जा रहे हैं उनके नवम भाव में। अब नवम भाव है, भाग्य का स्थान भी है, स्पिरिचुअल भी है, केतु खुद स्पिरिचुअल है, तो धनु राशि के लिए क्या है? यहाँ मैं तो एक बात बताती हूँ ना प्रिया, देखो अभी कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले, आप लोग अगर इंस्टा देख रहे होगे, रील देख रहे होगे, तो एक बड़ी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की रील की, वो वृंदावन आए थे, संत शिरोमणि प्रेमानंद जी के दर्शन किए उन्होंने, है ना, अचानक से, और बार बार चीजें आ रही थी कि उनके फिंगर वो देखा गया, टेली काउंटर देखा गया। अब उस पर कितनी बातें हुई, कितने रील हमने देखे। तो वो क्या था, धनु लग्न है विराट कोहली का, अच्छा ठीक है, नवम भाव में ट्रांजिट हुआ है केतु का। अचानक से देखो उन्होंने संन्यास लिया, ठीक है, अचानक संन्यास लिया, नवम भाव एक्टिवेट हो गया, भाग्य भाव एक्टिवेट हो गया, जो स्पिरिचुअलिटी का भाव है वो एक्टिवेट हो गया। 2 दिन पहले संन्यास लिया, क्योंकि केतु और राहु हमेशा आने से 1 महीने पहले से रिजल्ट देने लगते हैं, तो उसकी भूमिका बन गई थी 10-15 दिन पहले से। और जब ट्रांजिट हुआ उसके 2 दिन पहले आप वहाँ वृंदावन में देखे गए, तो आप देखो ना, हर चीज कनेक्ट होती है। ये कराता है केतु, अचानक से सारा ग्लैमर सब कुछ छोड़ के इंसान संन्यास लेता है और आता है शरण में भगवान के। और विराट कोहली तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बहुत मतलब बड़ा एग्जाम्पल जिस तरह का ग्लैमर वर्ल्ड उनका है, और कहाँ से कितनी सादगी, तो ये नवम भाव का केतु वही सादगी देता है। अच्छा,
ठीक है, मंत्र जाप देता है, क्योंकि नवम भाव हमारा धर्म है ना, अध्यात्म है, एकदम से जुड़ गए अध्यात्म में। हर जगह विराट कोहली का नाम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना, क्रिकेट को छोड़ के अध्यात्म में नाम हो रहा है। तो केतु देखिए, केतु आपकी पर्सनैलिटी बदल देता है, उसका रूप ही चेंज कर देता है। मतलब अच्छा खासा जीवन आपका चल रहा है, एकदम से ऐसा टर्न लोगे आप कि लोग कहेंगे अरे बाप रे ये क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया, ये तो रोज वहां दिखता था, पार्टी में दिखता था, ये आज मंदिर में कैसे है। ये केतु कराता है। केतु बिल्कुल ही अलग ग्रह है। तो धनु लग्न वालों के लिए ऐसी स्थिति आने वाली है सामने। दूसरी बात है कि देखिए धनु राशि की अगर हम बात करें ना, तो ढैया भी चल रही है। तो अगर ये स्पिरिचुअलिटी में आते हैं या शनि की पूजा करते हैं, क्योंकि कुंभ में है राहु, तो शनि की राशि में इनको शनि को भी साधना है और राहु को भी साधना है, दोनों को साधना है। तो इनका तो काम ही नहीं चलेगा बिना शरण में ईश्वर के आए, इनका काम तो चलना ही नहीं है। तो इसीलिए इनको जितनी अपनी आराधना बढ़ाएंगे, जितना मोह कम करेंगे, जितनी जल्दी हम कहते हैं ना जीवन की सच्चाई समझ लेंगे, उतना अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग फोकस्ड बहुत होते हैं अपने करियर के लिए, धनु लग्न वालों के लिए। तो उनके लिए इस समय भाग्य उनका सपोर्ट करेगा। अब देखिए हर कोई तो नहीं संन्यास ले रहा है, लेकिन जो लोग अपने करियर में अच्छा नाम कमा रहे हैं उनके लिए समय इसलिए अच्छा है क्योंकि अभी तक तो आपके कर्म काम कर रहे थे, अभी आपको अचानक से 50% भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो काम आपका डिले हो रहा था वो डिले नहीं होगा, बहुत जल्दी होगा, अच्छी तरीके से होगा। और लेकिन थर्ड हाउस में राहु तो कहीं ना कहीं देखिए, थर्ड में राहु अच्छा भी रिजल्ट देता है, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप मेहनत ज़्यादा करेंगे अपने गोल को पाने के लिए। कहाँ आप 8 घंटे पढ़ते थे तो 10 घंटे पढ़ेंगे, तो ये स्थिति भी आएगी। भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद चल सकता है, तो वो आप मैनेज कर लो, ठीक है। बाकी कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए अच्छा है। इस टाइम पे आप अगर ये लोग एक पुखराज पहने ना तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये धनु राशि और लग्न दोनों के लिए है। तो पुखराज अगर ये पहनते हैं तो इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही विष्णु भगवान की आराधना करेंगे इस टाइम पे। हर थर्सडे अगर ये केले के वृक्ष की, जैसे हम कहते हैं ना, आराधना करना, कुछ नहीं तो केले, बंदरों को केले खिलाना शुरू कर दें थर्सडे के दिन, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। और नवम केतु है तो थोड़ी थोड़ी धार्मिक यात्राएं शुरू कर दें, धर्म स्थानों पर दान। अब आप देखो छोटे छोटे गुप्त दान करना ये लोग शुरू कर दें, क्योंकि नवम भाव एक्टिवेट हुआ है तो उसका रिजल्ट इनको चाहिए, है ना। अब कोई चीज़ आपके पास आ गई तो आपके अंदर इतनी क्षमता हो ना कि उसका रिजल्ट आप ले सको। आपकी क्षमता ही नहीं होगी तो आपके लिए बेकार हो गया ट्रांजिट। तो गुप्त दान होता है ना, जैसे आप कहीं मंदिर में गए, एक तांबे का लोटा आपने दान कर दिया, उससे जितने लोग भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे आपको कहीं ना कहीं उसका पुण्य फल मिलेगा। माचिस आप छोड़ कर आ गए, मंगलवार का आजकल बड़ा उपाय चल रहा है और अच्छा भी है माचिस साहब, उससे जितने लोगों ने दीपक जलाया, आसन बिछाने वाला, बिल्कुल ये काम ये सभी राशि वालों को करना चाहिए। धनु राशि के लिए खास तौर से करना चाहिए, क्योंकि एक तो धनु लग्न और राशि वाले वैसे ही स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि उनका गुरु प्रबल होता है, तो उनके लिए उपाय बहुत अच्छा काम करेगा। एक साबुत हल्दी की गांठ भी अपने पास मतलब अपने पर्स में रखना शुरू करें, पॉकेट में, तो भी इनके लिए धन प्राप्ति का अच्छा योग बनेगा। जी, तो धनु राशि के लिए तो आपने बहुत अच्छे अच्छे उपाय बता दिए हैं। अब चलते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है हमारी मकर राशि। मकर राशि वाले बेचारे अभी 7.5 से मुक्त हुए थे कि थोड़ा सा राहत मिली थी। केतु जा रहे अष्टम में, तो यहाँ क्या होने वाला है? नहीं, इनको अष्टम में केतु अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा। ये थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की तरफ आएंगे। इनको जैसे अभी मैंने पहले ही बताया था कि पुरानी शिक्षा कोई अधूरी ख्वाहिश विद्या से रिलेटेड है ना, कि भाई किसी को ज्योतिष करना था, किसी को कलाकार बनना था, किसी को म्यूज़िक सीखना था, किसी को पेंटिंग सीखनी थी, तो वो चीज़ें ये लोग इस टाइम पे करेंगे। ये 18 महीने में ये कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे। ख़ास तौर से ज्योतिष की बात करें तो ऑकल्ट की तरफ बहुत रुझान होगा इनका, है ना, तंत्र की तरफ, और मतलब तंत्र की शिक्षा लेना ज़्यादा पसंद करेंगे ये लोग। तो इनके लिए एक तो इस मामले में बहुत अच्छा है। इनके सेकंड भाव में राहु आ रहा है, तो वो थोड़ा दिक्कत है क्योंकि वाणी खराब होगी इनकी। दूसरी चीज़ है कि देखिए जब तंत्र में ये जाएंगे तो तंत्र में हर चीज़ वाजिब होती है, होता है ना, कहते हैं कि तंत्र वाले लोग तो शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये इनको नहीं करना है, क्योंकि सेकंड का राहु नशे की तरफ ले जाता है, ठीक है, वाणी खराब करता है, नशे की तरफ ले जाता है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। तो अगर ये बैलेंस करके चलें तो उनके लिए ट्रांजिट अच्छा जाएगा। इनको जितना हो सके ज्ञान प्राप्ति की तरफ जाना है इस टाइम पे। ससुराल पक्ष से इनको भी थोड़ा सा डिटैचमेंट ही मिलना है, उधर से उम्मीद छोड़ दें, ठीक है। ससुराल पक्ष से इनके भी रिलेशन ख़राब होंगे। नाना के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन नाना की तरफ से इनको
फ़ायदा भी हो सकता है ना, प्रॉपर्टी मिल सकती है या कुछ भी इनको अच्छा फ़ायदा हो सकता है नाना की तरफ से, लेकिन उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर दूसरा है कि देखिए राहु सेकंड भाव तो धन की तरफ बहुत भागेंगे, ये ज्ञान तो है वो ठीक है, 8वां भाव है, लेकिन दूसरे में राहु है तो चैन से बैठने तो नहीं देगा इनको, पैसा पैसा तो हर वक्त ही इनको दिमाग में रहेगा। ये तंत्र की तरफ भी तभी जाएंगे कि जल्दी से ऐसा क्या उपाय करें कि पैसा है, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि सेकंड भाव का राहु पैसा तुरंत दे दो देता है, अचानक से पैसा देता है, लेकिन गलत रास्ते से भी देता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधे रास्ते से ही पैसा आएगा, ठीक है। हो सकता है शेयर में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, फिर अचानक से बहुत लॉस हो गया, ये स्थिति आ सकती है। तो इनके लिए ना ये चांदी की एक ठोस गोली अपने पास रखें हमेशा, ये बहुत अच्छा उपाय होता है। और पानी हमेशा सिल्वर के ग्लास में पिएं, ये उपाय इनके लिए खास तौर से बहुत अच्छा होता है, जो कि इनके सेकंड हाउस के राहु को कंट्रोल करेगा। अष्टम केतु के लिए एक वही उपाय कि ध्वजा चढ़ाना शुरू कर देंगे, हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा जो तिकोनी वाली होती है वो चढ़ाना शुरू करें। और इस ट्रांजिट में ये अपने घर की छत पर भी एक अगर झंडा लगाते हैं लाल रंग का, तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और अपने घर के साउथ ईस्ट पे थोड़ा सा ध्यान दें, है ना, साउथ ईस्ट में जैसे एक रेड कलर का बल्ब लगा कर रखें, तो इस तरह के उपाय अगर करेंगे तो इनका ये ट्रांजिट अच्छा बेनिफिशियल जाने वाला है। तो ऋतु जी आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। 11वीं राशि है कुंभ राशि। राहु का गोचर वहाँ पे है, केतु के लिए सप्तम भाव में है। सही बात तो है। यहाँ पे क्या होने वाला है? और 7.5 का भी आखिरी फेज चल रहा है। आखिरी फेज चल रहा है, बेचारे वैसे ही परेशान चल रहे हैं। अब ये है। और एक परेशानी आ गई, अब पार्टनर से, बीवी से भी परेशान रहेंगे। देखिए कुंभ राशि या लग्न की अगर बात करें तो इनका स्वभाव कैसा होता है, क्योंकि कुंभ का अगर आप देखोगे तो वो एक घड़ा होता है, तो इनके अंदर बहुत कुछ होता है, पेशेंस बहुत होता है इनका, बहुत कुछ सहन करते हैं ये। लेकिन कहते हैं ना, जब घड़ा भर जाता है, छलकने लगता है, तब इनका पेशेंस टूटता है, तब फिर ये रिएक्ट करते हैं। अब ये कुछ मायनों में तो अच्छा है, लेकिन ये खुद को कष्ट देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते। तो इनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम चलती है उसका एक बड़ा कारण ये है कि उनके आसपास वालों को पता ही नहीं कि भाई ये क्या परेशानी में है। जब वो बताएगा नहीं इंसान, तो एक तो ये स्थिति है कुंभ राशि वालों की। अब 7.5 का तीसरा चरण है, ऑलरेडी परेशान चल रहे हैं। अब शनि की राशि में राहु आ गए हैं, ठीक है। ये जो युद्ध की स्थिति बनी है ना, उसका भी ये कारण बहुत बड़ा है ना, क्योंकि वायु प्रधान राशि है शनि। अब यहाँ पर इनको इनकी लाइफ में अचानक से जैसे एक मौसमी बुखार हो गया है ना, मौसम से रिलेटेड परेशानियाँ, कोई इन्फेक्शन, एलर्जी, ये सब कुंभ राशि वालों को हो सकती है। और मैरिड लाइफ प्रभावित होनी ही होनी है, क्योंकि केतु बैठ गए हैं। अब वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अगर इनका पार्टनर स्पिरिचुअल है तो इनकी निभ जाएगी अच्छी, 18 महीने बहुत अच्छे जाएंगे। लेकिन अगर स्पिरिचुअल नहीं है पार्टनर, तो फिर कुंभ राशि वालों को दिक्कत होने वाली है, और अच्छी खासी दिक्कत होने वाली है। मतलब ऐसी स्थिति आ सकती है कि डिवोर्स हो जाए, ठीक है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, कभी कभी जो मारपीट की स्थिति आ जाती है ना, ऐसी स्थिति आने के बहुत चांसेस हैं इनकी कुंडली में, क्योंकि गुस्से पे कंट्रोल नहीं होगा। और वैसे बात करें ओवरऑल ट्रांजिट की, तो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि राहु का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है। अगर ये शनि के उपाय निरंतर कर रहे हैं, हेल्थ वाइज भी इनके समय पैरों में दर्द शुरू हो चुका होगा। सेल्फ ऑब्वियस है कि थर्ड भाव जब भी ढैया होती है तीसरी, तो आपके पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होती है। अब राहु हो गए तो मसल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है इनको, नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा हेल्थ को लेके अच्छा प्रेडिक्शन नहीं है इनका, और मैरिड लाइफ को लेके नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुंभ वालों को रियलिटी इनके साथ भी वही है। देखिए शनि की 7.5 में भी हमें सबके जो असली फेस है वो सामने आ जाते हैं। तो अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो बहुत जुड़े हैं बहुत समय से, तो उनका रियल फेस सामने आएगा और वो अलग हो जाएंगे। हो सकता है पार्टनरशिप टूट जाए, बहुत पुरानी पार्टनरशिप हो, किसी जो अब कार्य साथ कर रहे हैं वो टूट जाए। ये भी हो सकता है इनके साथ कोई धोखा भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई धोखा हो सकता है जिस पर बहुत भरोसा कर रहे हैं। शेयर मार्केट से संबंधित इनको प्रॉब्लम अगर इन्होंने किया होगा तो लॉस में जाएंगे। तो ये कुछ स्थितियां बनी हुई है। लेकिन फिर भी अगर ये थोड़ा सा समझ कर चलते हैं, थोड़ा सा ईश्वर के प्रति, थोड़ा हनुमान जी की पूजा करते हैं, शनि देव को प्रसन्न रखते हैं, क्योंकि शनि देव तो कर्मा है। अगर ये कर्म अच्छे करते हैं, जो इनका स्टाफ है, जो इनके हेल्पर्स हैं, उनको टाइम पर सैलरी देते हैं, लेबर क्लास जो है, मजदूर वर्ग, उनकी सेवा करते हैं, एवरी सैटरडे जाके जहाँ पर भी इनको उपलब्ध हो मजदूर लोग, तो उनको खाना खिला दें, है ना, निःशुल्क भोजन करा दें, या उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दें। जितना ज़्यादा ये इन लोगों की सेवा करते हैं, लेबर क्लास लोगों की, उतना अच्छा इनका ये गोचर जाने वाला है।
क्योंकि शनि है क्या, शनि यही है जो लेबर है, मजदूर वर्ग है, ठीक है। ऐसे लोग खास तौर से क्या करते हैं, जाके ये भंडारा तो कराते हैं, लेकिन इनके घर में जो इनके सपोर्ट में जो लेबर्स होती हैं, जैसे घर में मेड हैं या और स्टाफ है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी सैलरी डिले कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा सावधान हो जाए, और इनके लिए एक बड़ा अच्छा मैं आपको उपाय बताती हूँ, क्योंकि कुंभ राशि वालों को अगर ये एवरी सैटरडे जो स्वीपर होते हैं, जो कूड़ा लेने आते हैं घर पे, उनको अगर ये 100 रुपीज दे देते हैं हर शनिवार, तो भी शनि के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इनको नहीं पड़ते हैं, और ये काफी अच्छा चलता है, क्योंकि इनको ब्लेसिंग्स लेनी है, इनको लोअर क्लास से, जो निचला वर्ग है, दलित वर्ग है, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है। तो इसका अगर वो ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की पूजा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और शिव महादेव तो देवों के देव हैं, भावई मेट सके त्रिपुरारी। कितना भी खराब आपकी किस्मत लिख दो, अगर आप शिव की शरण में चले गए तो माथे की लकीरें चेंज होनी ही होनी है। मैं तो कहती हूँ आप सब छोड़ो, भगवान शिव को समर्पित हो जाओ। तो एकमात्र शिव में ही ये शक्ति है या अधिकार है कि वो आपकी किस्मत बदल देंगे, ठीक है। तो जब किस्मत बदलने वाले की शरण में आप जाओ, तो क्या ग्रह गोचर क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। ये ग्रह भी तो ईश्वर से डरते हैं ना। आप ग्रहों को सुधारने में लगे हो, है ना, बट ग्रह की जो नियंता है, जो बनाने वाले हैं, उनकी तरफ है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। क्या कहा कृष्ण ने गीता में, यही कहा है ना, कि जो मुझे जैसे पूछता है मैं उसको वैसे ही पूछता हूँ। तो बताओ, जब आप ईश्वर के करीब पहुंच गए, सब मैं बार बार लोगों से यही कहती हूँ, 50 उपायों की बजाय एक ही बताती हूँ। जब सामने वाला कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, तब मैं किसी उपाय की तरफ जाती हूँ। आप चरण पकड़ लो ना ईश्वर के, कुछ नहीं होना। कोई ग्रह गोचर मत देखो, किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है आपको, किसी की जरूरत नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है इनको कि भगवान शिव की आराधना करें, है ना। शिव के कोई स्रोत पढ़ें, रुद्राष्टकम पढ़ लें, है ना, कितना अच्छा है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, अगर इसके पाठ आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक शिष्य ने, एक गुरु ने वंदना की है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कि उनके शिष्य पर कृपा करो। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो इस वंदना को जो आप करते हो ना, तो भगवान शिव को आप पर कृपा करनी ही पड़ती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए एकमात्र जो सबसे अच्छा उपाय है, शिव जी के शरण में जाओ। ऋतु जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने शिव जी का भी पूरा यहाँ पे वर्णन कर दिया है। हम अपनी अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मीन राशि। मीन राशि में अभी कुछ टाइम पहले तक तो सारे ही ग्रह एक साथ बैठे हुए थे, वो भी एक मुसीबत थी कि हाँ, बहुत कुछ झेल रहे हैं। पीक पे 7.5 चल रही है, वो भी इनके लिए एक परेशानी का सबब है। इनके लिए अब केतु का गोचर, मैं आपको एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरी खुद मीन राशि है। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि कर्म इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, कि आपकी 7.5 चल रही है, आपका गोचर वर्ष से वर्ष चल रहा है, लेकिन आपके कर्म अगर अच्छे हैं, आप लोगों का प्यार जीतते हो, कमाते हो, ठीक है, तो आपको हमेशा अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। जो कहते हैं ना, फर्श से अर्श पे चले जाते हैं, अर्श से फर्श पे, तो ये 7.5 कराती है। लेकिन कर्म, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका कुछ बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो मीन राशि को लेके सब लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और मैंने चैनल पे भी कई बार बोला कि मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि देखिए, जब साल की शुरुआत हुई थी तो वीनस का ट्रांजिट कितना अच्छा हुआ था इनके लिए, तो उस टाइम बहुत पैसा भी कमाया मीन राशि वालों ने। और अभी इनका जो ट्रांजिट चल रहा है, चलो ठीक है, थोड़ी सी परेशानी है। अब आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपकी जो सेकंड ईयर है, तो कहते हैं चेस्ट पे होती है, तो हार्ट का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है। तो कॉज को ही ख़त्म कर दो ना। आपको पता है कि ये दिक्कत है, हालांकि कहना आसान है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें तो किया जा सकता है। और ये जो शक्ति आती है ना, कि समभाव में रहना हर स्थिति में, वो कैसे आती है? भक्ति से आती है। बिल्कुल, आप वैष्णवों को देखो, वृंदावन के वैष्णवों के चेहरे की लालिमा देखिए, आप अलग ही खुश होते हैं। उन्हें पता ही नहीं, वो कभी अपनी कुंडली उठा के कहाँ देखते हैं, उन्हें क्या पता ग्रह कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वो तो कृष्ण की शरण में है। तो मीन राशि वालों के भी जो देवता हैं, विष्णु है, कृष्ण है, तो इस समय उनको कृष्ण से प्रेम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और अच्छी बात है। उसके बाद आप देखिए, कृष्ण से प्रेम जब होना शुरू हो जाएगा तो उनकी लायबिलिटी सारी विष्णु जी के कंधों पर आ जाएगी। अब आप ही तारो, जो आप ही तारो। तो बस वही है कि अब तो, और कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में तो आप का आधार ही नाम है। तो जितना नाम जाप आप करिए, जितना नाम जाप, और सबसे बड़ा महामंत्र कलयुग का जो है, ठीक है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप दिन में एक बार जपो तो सही, और फिर देखो आपका जीवन कितना कितना बदल जाता है।
तो ट्रांजिट ठीक है, सारे ट्रांजिट हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ये तो चीजें मूवमेंट की है ना, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। तो अब आप जॉब करते हो, आपके बॉस चेंज होते हैं, बॉस के मूड के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है, सब कुछ अच्छा, प्रमोशन। अब उनके अगेंस्ट आप काम करोगे, अब शनि आपके 7.5 चल रही है और आप उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दो, आप शराब पीना शुरू कर दो, नॉनवेज खाना शुरू कर दो, लोगों को परेशान करना शुरू कर दो, तो कहाँ से अच्छे रिजल्ट होंगे? नहीं होंगे। केतु का ट्रांजिट हो रहा है, अगर केतु स्पिरिचुअल है, आप इसी टाइम पे स्पिरिचुअल ना रहो या ईश्वर की निंदा करना, संत महात्माओं की निंदा करना शुरू कर दो, तो कैसे होगा फिर? कभी भी मीन राशि वालों को संत निंदा नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि गुरु ही इनके लॉर्ड है, गुरु खराब हो जाता है। आजकल बड़े स्टिंग ऑपरेशन जो होते हैं ना, मैंने देखा है लोग टीवी देख रहे हैं और बोलते जा रहे हैं कि ये तो ऐसा किया इन्होंने ऐसा। आप मत बोलो, अपना गुरु क्यों खराब करना? बिल्कुल ठीक है ना, आप न्यूट्रल रहो। आपको लग रहा है कि भाई उनमें श्रद्धा आपकी नहीं है संत में, तो कोई बात नहीं, ना आप अच्छाई करो ना बुराई करो। तो अगर आप महात्माओं की पूजा का मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो ये इनके लिए लाइफ लॉन्ग रेमेडी है कि गुरु की निंदा ये कभी ना करे, संत निंदा कभी ना करे। लाइफ लॉन्ग है, केतु के गोचर से हटके भी। हाँ, केतु के गोचर से हटके भी है, और केतु के गोचर में बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज क्या है, एक गलती देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोग मंदिरों में आते हैं, अगर पंडित जी हैं या आपके गुरु हैं, तो तुरंत चरण स्पर्श करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। मंदिर में देव प्रतिमा के सामने या देव विग्रह के सामने कभी आपको किसी और के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, किसी और को नमस्ते भी इवन नहीं करनी चाहिए, प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। ये एक देव अपराध होता है, क्योंकि हाँ, हमेशा तो ये गलती भी इन लोगों को खास तौर से नहीं करनी। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे इनका गुरु जुपिटर खराब हो, क्योंकि इनको सब कुछ देने वाला गुरु ग्रह है। इनके लिए भी पुखराज पहनना बहुत अच्छा है, और इनके लिए अगर ये सूर्य को जल दें, थोड़ी सी हल्दी मिलाकर देना शुरू कर दें, तो भी ये ट्रांजिट इनको बहुत अच्छा फल देने वाला है। मीन राशि वालों के लिए कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा भी होगा इनकी लाइफ में। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख लें बस, इवन ओवरऑल सब अच्छा जाना है जी। तो ऋतु जी, 12 राशियों को आपने जो इतने खूबसूरती से समराइज़ किया है और ज्योतिष को जो इतने आसानी से समझाया है, मुझे लगता है आज केतु के गोचर सबकी समझ में बहुत ईजीली जाके बैठ गया होगा। एक आखिरी चीज़ जो आप दर्शकों के लिए कहना चाहें कि इस टफ टाइम में, चाहे वो राहु का गोचर हो, केतु का गोचर हो, गुरु का अतिचारी होना हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक जो आप टिप जो है वो यूज़र्स को देना चाहें या रीडर्स जो भी हमें सुन रहे हैं उनको देना चाहें कि उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जो मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि ईश्वर की भक्ति है ना, सर्वोपरि रखिए लाइफ में। एक संबंध बनाइए ईश्वर के साथ, बहुत प्यारा संबंध, और उसको निभाइए। ठीक है, ईश्वर की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आपसे नहीं होती है। आप सिर्फ 2 मिनट प्यार से उनके साथ अगर आप 2 मिनट बिताइए, ठीक है, उनको आप फैमिली मेंबर की तरह, जैसे लोग ठाकुर जी को लाते हैं लेकिन उनको घर का फैमिली मेंबर नहीं बना पाते हैं, ठीक है, तो जिस दिन आप उनको बना लोगे उस दिन आप अपना जीवन देखिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और एकमात्र मैं लाइन बोलती हूँ कि दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। आप जैसी दृष्टि से देखोगे ना, आप बार बार नेगेटिव ही देखोगे कि भाई अब तो ये गोचर हो गया, अब तो युद्ध होगा, अब तो तलाक होगा, अब तो आतंकवाद फैलेगा। क्यों बात कर रहे हो? हम बार बार मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन आप मोस्टली ज्योतिषियों के मुंह से आजकल देखोगे, जो चीज मुझे थोड़ी सी लगती है कि आप दैवज्ञ हो, आपकी वाणी सिद्ध है, ईश्वर ने आपको ये शक्ति दी हुई है, तो एटलीस्ट हमें अपनी वाणी से हमेशा पॉजिटिव बात करनी चाहिए। आप नेगेटिव चीजों को छोड़ दो, वो ईश्वर करेंगे। आप सिर्फ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आप जितने पॉजिटिव रहोगे, जितने ईश्वर के प्रति समर्पित रहोगे, उतना कोई भी ग्रह गोचर आ जाए, सब कुछ बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये था ऋतु जी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमने ज्योतिष को अच्छे से समझा, हमने ग्रहों को अच्छे से समझा, और कहीं ना कहीं हमने आध्यात्मिकता को अच्छे से समझा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह का कंटेंट और ज़्यादा आपके लिए लेके आ सकें। राधे राधे।